मेरे वालिद साहब का टारगेट ये था कि इसको दोस्तों से मिलने निकलना। बड़ी स्ट्रगल करते 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 सुबह निकलते थे, बस से ऑफिस जाते थे, उसके बाद बस से वापस आते थे और मिलता कुछ भी नहीं था। इस एज में जो अवार्ड इनको मिला है, ये एक सच में कहूँ तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उस डॉक्यूमेंट्री के बाद इतने सीनियर सहाफ़ी वो आए, उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्री के बाद मैं खाना खा रहा प्रेस क्लब में, उन्होंने मुझे उठाया, मुझसे गले मिले, मुझे अप्रिशिएट किया, यार ये काम आपने बहुत ज़बरदस्त किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मास्टर टॉक्स पाकिस्तान। मैं हूं आमिर इस्माइल, आपका होस्ट। जनाब, आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उन पे एक बड़ी ख़ास कहावत बैठती है कि जिसे कहते हैं छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। ये उम्र में तो कोई ख़ास बड़े नहीं हैं, लेकिन काम बड़े बड़े सरंजाम दे रहे हैं इस मीडिया फील्ड में। मैं इनका इंट्रोडक्शन तो आपको ऐसे देना चाहूँगा कि ये मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन में मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन इन्होंने जो बड़े बड़े काम सरंजाम दिए हैं उनका तो मैं कहूँगा ज़िक्र वो अपने खुद मुंह से करें तो वो सबसे बेहतर रहेगा। बिला ताख़ीर के मैं आपको अपने बहुत पुराने दोस्त और आज के गेस्ट से मुलाकात करवाना चाहूँगा। उनका नाम है मोहम्मद साद तुफ़ैल। तो चलिए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से भी सब व्यूवर्स को और आपको भी। कैसे हैं आमिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। बहुत साद, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने टाइम निकाला और आप मास्टर टॉक पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, ये मेरे बड़े पुराने दोस्त भी रह चुके हैं और इनका ताल्लुक़ और हमारा ताल्लुक़ ये एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हुआ था जो कि आज मास्टर टॉक पाकिस्तान के नाम से आप लोगों के सामने है। और इसके साथ साथ ये मास्टर टॉक पाकिस्तान के, मैं आपको बताता चलूँ, ये मास्टर टॉक पाकिस्तान के PRO भी हैं। तो आइए आपको इनकी ज़ुबानी इनकी कहानी सुनाते हैं। जी, तो साथ मैं आपसे सबसे पहला सवाल जो मेरा होगा वो ये होगा कि सबसे पहले तो व्यूअर्स को बताएं कि साद बिन तुफ़ैल है कौन और कौन सी अपनी सर्विसेज हैं और अपनी क्या कहानियां हैं कि जिनकी बदौलत आप आज मास्टर टॉक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। ना सिर्फ बैठे हैं बल्कि आप इस प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो काम इन्होंने सरअंजाम दिए और जो रिमार्केबल अचीवमेंट्स ये अब तक अचीव कर चुके हैं। मैं भी चाहूँगा कि इनकी ज़ुबानी इनसे सुने। आमिर भाई, पहले तो बड़ा एक ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ में बहुत ही एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मेरी लाइफ में भी वो फेज़ अल्लाह के बहुत शुक्र से चल रहा है और मैं नहीं बोलता कि बहुत अच्छा फेज़ आ गया और सारी चीज़ें, बट ये कि हर चीज़ में इंसान को स्ट्रगल करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरा भी फेज़ यहीं से शुरू हुआ। मैं घूमता फिरता रहता था, दोस्तों में बैठा होता था और पूरा पूरा दिन मेरा जो है वो घर से बाहर गुजरता। मेरे अब्बू इस मामले में जो थे थोड़े से स्ट्रिक्ट थे कि भाई बच्चे घर से बाहर ना निकलें। तो होता ये था कि जब वो घर से ऑफिस के लिए निकलते थे, तो जब वो ऑफिस के लिए निकलते थे और हम घर से बाहर निकलते थे, तो उसके बाद मतलब वो ऑफिस के लिए निकलते थे और हम अपनी आवारागर्दी के लिए निकल पड़ते थे। दोनों अपने अपने कामों की तरफ रवा दवा हो जाते थे। तो यहाँ से वो शुरू होता था। तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है, उसका मैं इस प्लेटफॉर्म से शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगा कि उसने उस वक्त, तो मुझे बुरा लगा जब उसने बात मेरे वालिद साहब को बताई कि साथ जो है वो पूरा दिन घूमता रहता है, आप उसको संभालें। और आपकी गैदरिंग में इस तरह के होते हैं दोस्त जो थोड़े अब्बा से बड़े करीब होते हैं, वो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसने मेरे वालिद साहब से ये बात बोली कि अंकल साथ जो है वो थोड़ा सा आप इसको संभालें। जबकि अल्लाह का शुक्र है मैं कोई बुरे ऐब में नहीं था और कोई भी चीज़ नहीं थी ऐसी। लेकिन उसके बाद जब मेरे अब्बू ने मुझे पकड़ा तो ऐसा पकड़ा कि फिर आज तक ना छोड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ से फिर ये बात हमारी शुरू हुआ कि अब्बू जी ने हमें पकड़ा और उसके बाद जो है वो हमें एक काम पे लगा दिया कि भाई ये काम करो। बेसिकली वालिद साहब मेरे खुद मीडिया फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये काम करो, इसमें बड़ा आगे स्कोप अच्छा है। उस वक्त मीडिया की बहुत हाइप थी और बड़ा बूम था मीडिया का। तो मैं ठीक है करते हैं, कोशिश करते हैं। फिर हम जाते थे यहाँ से। वालिद साहब की तरफ से सपोर्ट तो थी, लेकिन
बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो वो उस लेवल की नहीं थी जो लेवल की शायद हम एक्सपेक्ट Expect कर रहे करते हैं थे, या initially। दोस्तों में जिस लेवल से हम घूमते थे वो उस तरह की नहीं थी। तो शुरू में उन्होंने बड़ा हमें किया कि भाई करो, उन्होंने मुझे ऑफिस खोल के दिया, उन्होंने जो है वो बोला कि भाई इस फील्ड में काम करो, डॉक्यूमेंट्रीज बनाओ, वीडियोस बनाओ, सोशल मीडिया का दौर है, इस पे भी काम करो। तो वहाँ से हम मेरा सफ़र शुरू हुआ। उस सफ़र के बाद जो है वो बड़ी स्ट्रगल करते 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 सुबह निकलते थे, बस से ऑफिस जाते थे, उसके बाद बस से वापस आते थे और मिलता कुछ भी नहीं था। अच्छा, वैसे सर यहाँ एक पॉइंट अपना रेज करना चाहूँगा। मैंने जितने भी सक्सेसफुल पर्सन्स देखे, शुरुआत सबकी इस बस के सफ़र से ही हुई। बिल्कुल। और ये बहुत, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। और मैं ये समझता हूँ, तो यूजुअली इस तरह होता था कि जब उस ऑफिस को खुले हुए ऑलमोस्ट कोई 2 से 2.5 साल हो गए थे आमिर भाई, मुझे कोई काम ही नहीं मिला, कोई वीडियो का काम नहीं मिला, कोई ऐसा काम नहीं मिला। अच्छा, जिसके लिए मैं काम करता था उसके लिए भी मैं उससे कुछ चार्ज नहीं करता था, मैं काम करता था, उससे मैं सीखता था बहुत सारी चीज़ें। तो एक दफ़ा इस तरह हुआ, मैं और मेरे वालिद साहब रास्ते में थे, हम जा रहे थे ऑफिस की तरफ जा रहे थे। तो मैंने उनसे बोला, मैंने ये तो ऑफिस खोलने का फ़ायदा तो बताएं मुझे कोई, आपने मुझे खुलवा के तो लगवा दिया है, तो फ़ायदा तो कुछ है नहीं इसका ऑफिस का, क्योंकि हमारे इससे इनकम कोई जनरेट ही नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि बेटा, घर से ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से घर आ रहे हो, काम कुछ भी नहीं कर रहे बीच में, ये मेहनत है और इसका रिजल्ट इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर देंगे। तो वो दिन है, अल्लाह का शुक्र है, बस वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। फिर काम करते गए करते गए करते गए, बीच में एक मौका मिला कराची प्रेस क्लब की एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का। बिल्कुल, मैं आप इसी पॉइंट पे आने वाला था कि इन्होंने एक बेमिसाल काम अंजाम दिया है, जिसको इंटरनेशनली कवरेज भी मिली है और इस पे इनको कराची प्रेस क्लब से अवार्ड भी मिला है। मैं चाहूँगा ये स्टोरी आप लोग सब बड़े गौर से सुने, क्योंकि इस एज में जो अवार्ड इनको मिला है, ये एक सच में कहूँ तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ना सिर्फ इनकी लाइफ में बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं चाहूँगा ये स्टोरी आप लोग सब बहुत गौर से सुने। प्लीज़ साथ कंटिन्यू। अच्छा, हुआ ये था कि कराची प्रेस क्लब पर मेरे वालिद क्योंकि मेंबर हैं कराची प्रेस क्लब के, तो फैमिली में उनकी हूँ, तो उसमें मैं भी मेंबर ही होता हूँ कराची प्रेस क्लब का। तो वहाँ पे हम डेली आना जाना करते थे, वहीं पे ऑफिस के बाद हम प्रेस क्लब चले जाया करते थे, मैं और मेरे वालिद तो वहीं होते थे ऑलमोस्ट। तो वैसे ही हमने डिस्कस किया कि हम क्यों ना कराची प्रेस क्लब पे एक वीडियो बनाएं अपनी। तो शुरू करी, उसमें भी बहुत सारी हर्डल्स फेस की। उसमें मेरा इक्विपमेंट ख़राब हुआ, मेरे कैमरास खराब हो गए। वीडियो और डिस्कवरी इट वाज अ डॉक्यूमेंट्री, एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री कराची प्रेस क्लब की बनाई थी, जिसमें आज तक किसी वहाँ के सहाफ़ी हजरात जो हैं उन्होंने भी अभी तक डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई थी, जबकि वो पूरे पाकिस्तान को कवर करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना ही प्रेस क्लब को बेसिकली किसी ने प्रेस क्लब की अपना कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी हुई थी आज से पहले नहीं बनी, और इतनी डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी हुई थी। और सहाफ़ी हजरात का कहना भी यही है कि हमारा घर है, बेसिकली कराची प्रेस क्लब को सहाफ़ी अपना घर कहते हैं, और कराची प्रेस क्लब पे उन्होंने अपने घर पे ही नहीं दिखाया कि उनके घर पे होता क्या है। सही। तो वो डॉक्यूमेंट्री मैंने और वालिद साहब ने डिस्कस करी कि हमें कुछ करना चाहिए, हम जो है वो इस तरह से एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ, फिर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, अल्लाह ताला ने उसमें इतना कामयाब किया कि वो बहुत जगह लोगों ने देखी। उसके बाद फिर मुझे याद है कि मैं पहले कराची प्रेस क्लब जाता था, तो बस जाता था, खाना खाता था और घर आ जाता था। सही। उस डॉक्यूमेंट्री के बाद इतने सीनियर सहाफ़ी, बहुत ज़्यादा सीनियर सहाफ़ी, जिनके साथ शायद आप बैठें तो आपको एक फ़ख्र महसूस होता है कि यार इतने सीनियर सहाफ़ी हूँ, वो आए, उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्री के बाद मैं खाना खा रहा प्रेस क्लब में, उन्होंने मुझे उठाया, मुझसे गले मिले, मुझे अप्रिशिएट किया कि यार ये काम आपने बहुत ज़बरदस्त किया। तो वो फिर हमने उसकी छोटी सेलिब्रेशन करी, और वहाँ पे मुझे रिजवान भट्टी साहब थे, सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में। उन्होंने मुझे अवार्ड दिया कराची प्रेस क्लब की जानिब से, और यंगेस्ट जर्नलिस्ट का मुझे टाइटल भी मिला, और इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको कवर किया। ज़बरदस्त। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, यहाँ आपने इनकी बात सुनी, इनको कराची प्रेस क्लब से यंगेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड मिल चुका है। मेरे ख्याल में इट्स रिमार्केबल अचीवमेंट। हमारे मास्टर टॉक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मेरी तरफ से, मास्टर टॉक पाकिस्तान की तरफ से हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू जी, प्लीज़। तो बस ये यहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ, एक बस से सफ़र मेरा शुरू हुआ, और अल्लाह का शुक्र है वो अभी चल रहा है। करंटली मैं जो हूँ वो मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ अटैच हूँ, और उनकी मीडिया कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ। मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन में क्या रोल प्ले आपका है एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर, और सबसे पहले तो ये भी बताएं मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन क्या है एक्चुअली?
मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन इटसेल्फ जो है वो ब्लड बैंक है, मोहम्मदी ब्लड बैंक, मोहम्मदी थैलेसीमिया सेंटर और मोहम्मदी हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी सर्विसेज हैं, लेबॉर्ट्री है। इसके अलावा मोहम्मदी का जो मेन काम है वो है थैलेसीमिया का। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है। थैलेसीमिया इस वक्त 7% पे पहुंच गया और कोई भी बीमारी अगर 7 to 10% पे आ जाती है तो पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर देती है। और थैलेसीमिया बहुत बड़ा नंबर है 7%। बहुत बड़ा नंबर है और 10 पे तो अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है मुल्क में। तो उसकी रोकथाम के लिए मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो काम कर रहा है। और थैलेसीमिया के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ना सिर्फ कराची में बल्कि जैकबाद, मुल्तान, ठट्टा और स्कर्दू तक में मोहम्मदी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका एक बच्चे पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आते हैं, उनके लिए मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन काम कर रहा है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन में आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा मैं पर्सनली जानता हूँ कि आप बहुत सारे NGOs के साथ कनेक्टेड हैं। ये NGOs का सफ़र कैसे शुरू हुआ? क्या चीज़ थी कि जो आपको मोटिवेट करके NGOs के काम पे ले गई? सही सर, जिस तरीके से आप मोहम्मदी वेलफेयर के पार्ट हैं, खुद आप अपने आप को इन फ्यूचर कहाँ देखते हैं? आमिर भाई देखें, इस वक्त दुनिया जो है वो डिजिटलाइज हो रही है और हम ना सिर्फ मुझे बल्कि यूथ को और जितने हमारे और लोग हैं वो उन सबको यही चाहिए कि भाई आगे आने वाले वक्त में आप जितना चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं उस एडवांसमेंट में आप लोग आगे आते रहें। अभी अगर हम बात करें AI की, तो AI आ रहा है। AI ने बहुत सारी चीज़ों को जो है बड़ा आसान बना दिया, बहुत आसान बना दिया। तो उसमें अगर हम वो चीज़ सीख लें, अब देखें आप ये बात करते हैं कि AI जो है वो आके इन लोगों की नौकरियों को खतरे में डाल रहा है। बिल्कुल। तो अब हर बंदा AI की वजह से नौकरियां तो नहीं खत्म कर देगा, AI चलाने वाला भी तो कोई हो। बिल्कुल ऐसे। तो जब तक आप उस चीज़ को सीखेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर आपका अपना फेल है ना। क्या आप ये कहते हैं कि AI की वजह से मेरी जो है वो नौकरी चली गई? आप AI क्यों नहीं सीखते? AI को चलाने वाला भी तो चाहिए ना पाकिस्तान में। सही। तो बस इस चीज़ पे काम करें। ज़बरदस्त, मतलब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी अपनी खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल सही। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, आप एज अ सोशल वर्कर काम परफॉर्म कर रहे हैं, आप मोहम्मदी वेलफेयर के लिए भी काम कर चुके हैं, आपके इन तमाम, मैं कह लूँ, जितने भी सफ़र हैं, ये मल्टीपल जगह आप अपनी प्लेसमेंट्स हैं आपकी, इनमें आपको मुश्किलात क्या फेस आती हैं? बीइंग इन मीडिया, आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ भी एसोसिएटेड हैं, तो आपको मुश्किलात क्या पेश आती हैं? आमिर भाई मुश्किलात अब वो वाली बात आ गई, बैलेंस आप किस तरह करते हैं ना। तो वो यूजुअली ये होता है कि अगर अब मुझे शौक है कि मुझे मल्टीपल टास्किंग का बड़ा शौक है, तो मैंने हर जगह ना अपने आप को समहाउ थोड़ा एक टांग अपनी फंसाई हुई है आपने। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पे ये होता है कि बस टाइम मैनेजमेंट में थोड़े से इश्यूज आते हैं, जो कि उस चीज़ को भी मैं सीखता हूँ। इंसान को हर चीज़ से सीखना चाहिए और मैं पर्सनली सीख भी रहा होता हूँ। तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसको कभी कभी मैनेज करना कि एक जगह पे काम है और दूसरी जगह से भी कॉल आ गई है। तो बस वहाँ पे मेरे साथ मेरी एक छोटी सी टीम भी है, वो अटैच है मेरे साथ, और वो फिर उनको रवाना करना पड़ता है और उनकी ज़रूरत फिर पेश आ जाती है। सही। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इतनी छोटी सी उम्र में आप इतने सारे काम परफॉर्म कर रहे हैं, आपने एक डजन्स ऑफ नेम, मेरे ख्याल में मैं कहूँगा कि आपने मुझे गिनवा दिए कि जहाँ आप अपनी टांग फंसाए बैठे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, घर और ये आपका कॉर्पोरेट कल्चर, ये आप मैनेज कैसे कर रहे हैं एक साथ? आपको घर वालों से कोई शिकवा, या आप ये कहें कि उनको आपसे शिकवा? आए भाई देखें, जब मैं अगर बिल्कुल स्टार्ट की बात करूं तो मेरे घर वालों को ऐसा लगता था कि शायद मैं कुछ भी नहीं कर सकता, या मैं तो क्योंकि पूरा दिन बस घर से बाहर होते थे और घूमते फिरते रहते थे दोस्तों के साथ। वो दिन है और आज का दिन है। आज मैं सुबह घर से निकलता हूँ काम के लिए और रात को तकरीबन 12-12:30 मैं घर पे होता हूँ। पूरा दिन बस मेरा वहाँ निकल जाता है। थोड़ा ही टाइम बचता है घर वालों के लिए, वो भी रात को, और वहाँ बैठ के बस थोड़ी सी हम गपशप कर लेते हैं और खाना शाना साथ खा लेते हैं, क्योंकि वाले साहब भी अक्सर लेट आते हैं। और असल में मीडिया का वो रहा है ना शुरू से घर में, तो खाने की वैसे टाइमिंग बनी भी नहीं है।
तो यूजुअली ये होता है कि बस जब रात को आते हैं सब बैठ के थोड़ा टाइम साथ गपशप कर लेते हैं, खाना वगैरह खा लेते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है वो सोते हैं, क्योंकि हमें सुबह वापस अपनी रूटीन हमारी सेट होती है। अच्छा साहब, मुझे एक बात बताएं, जैसे कि आपने बताया कि घर में बैकग्राउंड वालिद साहब का भी मीडिया से आप भी मीडिया के, किसी भी किस्म का कोई पॉलिटिकल अपना इवेंट होता होगा आप लोग के घर में, तो एक वो कह लें कि एक माहौल बन जाता होगा कि अब्बा का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, साथ का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब घर में तो एक एक न्यूज़ चैनल मेरे ख्याल में चल जाता होगा। अच्छा देखें, हमारे यहाँ क्योंकि बैकग्राउंड पूरा ही मीडिया से, एक्सेप्ट माई ब्रदर, मेरे कज़न, मेरे चाचू, मेरा पूरा बैकग्राउंड मीडिया से। फिर मेरे दादा किताबत करते थे, तब से चलता हुआ आ रहा है ये टाइम। तो और ये बड़ा अजीब सा लगेगा अगर मैं कहूँगा तो, लेकिन ये हकीकत है कि हम लोग ये बात करते हैं कि भाई बाहर हो रहा है ना, टीवी पे हो रहा है, आप लोग जो खबरें दे रहे हैं उसमें हो रहा है, घर पे प्लीज इस चीज़ को डिस्कस ना करें। और वो नहीं होती घर पे ये घर पे मीडिया का डिस्कशन ना हो, ये किसकी और कमांड पर है? क्या ये अम्मी की कमांड पर तो नहीं है? अम्मी की होम कमांड मिनिस्टर पर की कमांड पर तो नहीं होता? नहीं, ये अम्मी की कमांड पर नहीं है, ये जो है वो हम सब की कमांड पर है। हम सब ये चाहते हैं कि भाई, क्योंकि वालिद साहब ऑफिस से आते हैं, वो कहते हैं भाई सुबह से मैं खबरें ही बना रहा हूँ, सही है, तो वो भी इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते। वालदा जो हैं वो भी बस अपनी घर की चीज़ें लेके बैठी होती हैं, और मेरा भी यही है कि भाई क्यों अभी डिस्कस करें, कल वैसे ही इतने काम है, तो ये डिस्कस करके और नहीं टेंशन में आया। अच्छा साहब, मुझे एक बात बताएं, जैसे कि आपका घर वालों का सब सब मीडिया बैकग्राउंड के लोग हैं, ठीक है, मैं एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है, कह लो कि मेरे भी माइंड में टाइम तक था आपसे मुलाकात से पहले, लेकिन मैं अब चाहूँगा कि जब आप मेरे पॉडकास्ट पे आ ही चुके हैं तो मैं आपसे डिस्कस करूँ, और ये मिथ जो है ये थोड़ा सा अवाम नास का भी क्लियर हो, कि अक्सर बेशतर कहा जाता है कि मीडिया ऐसी न्यूज़ भी बनाता है दैट डू नॉट एग्जिस्ट, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं देखिए आमिर भाई, इस तरह नहीं है, मैं बहुत क्लोजली इस फील्ड से वाकिफ़ हूँ, और इस तरह नहीं है। मीडिया जब कोई खबर देता है तो उसके साथ एक एविडेंस भी देता है, ठीक है। इन केस मैं कोई खुदा ना खास्ता कोई आपके खिलाफ कोई खबर फाइल करूं, आप मुझे बोले यार ये चीज़ नहीं है, आप मेरे इदारे को कंप्लेन कर सकते हैं, आप उस इदारे को कंप्लेन करके बोल सकते हैं कि ये खबर फेक है। इदारा मुझे बोलेगा कि भाई हमारे पास एविडेंस है, क्योंकि जब मैं बीइंग ए रिपोर्टर, मैं इदारे को दूंगा एविडेंस भी कि भाई मैंने जो खबर फाइल की है उसका एविडेंस ये है, आमिर साहब ये कर रहे थे तो मैंने खबर फाइल की। तो इस तरह बगैर एविडेंस की कोई भी चीज़ ऑन एयर होती नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसके पीछे बहुत सारी ऐसी इदारे हैं, अगर खुदा न खास्ता आप पे क्लेम हो जाए तो वो पूरा इदारा बंद हो सकता है। तो वो एक खबर के लिए इस तरह मतलब ये टोटली अगर कोई बात कर रहा है, ठीक है, तो दिस इज 100% वेक थिंग, और इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है कि मीडिया में अगर कोई खबर आ रही है तो वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे है। तो बस यही है, लेकिन इस तरह से ये भी मिथ है, हमें ही बोलते हैं कि यार हम जब बैठे होते हैं कभी गैदरिंग में और कभी कुछ टाइम मिल जाता है दोस्तों के साथ भी, तो हमें भी वो यही कहते हैं कि यार तुम लोग तो मीडिया से हो, मीडिया पे तो ऐसी खबरें चल रही होती हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता जब तक, अब वो ऑब्वियसली तो नॉन टेक्निकल है, हम उसको किस तरह से ये चीज़ कन्वे कर सकते हैं कि भाई मीडिया में इस तरह नहीं होता, मीडिया में आपको एविडेंस भी देना पड़ता है। सही सही। साथ हमारी यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बल्कि इस यूथ के मैसेज से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि साथ अमूमन आपकी एज में जब एक, मैं कह लूँ कि कोई भी अपनी एजुकेशन फील्ड कंप्लीट करता है तो उसके बाद ऑब्वियसली बात है कॉर्पोरेट सेक्टर में मूव करता है, अमूमन लोग बड़े वेग होते हैं अपने गोल को लेके, अपनी फील्ड को लेके, अपने लाइफ के डिसीजंस को लेके। तो आपने एक बात तो ये क्लियर की कि चलें आपको वालिद साहब ने पकड़ के लगाया कि भाई बी इन दिस फील्ड, बट इसके साथ साथ ऑब्वियसली बात है वालिद साहब ने लगाया तो आपने भी तो उसमें एफर्ट पुट ऑन की, तो आपने ये डिसाइड कैसे किया कि हाँ आपको भी अब जब वालिद साहब ने लगाया है तो इसी फील्ड में अपनी खिदमत सर अंजाम देनी है, और अपने आप को आपने कैसे गोल सेट किया, और आज आप जिस फील्ड, जिस पॉइंट पर हैं, जिस पोजीशन पर हैं, आप इस पोजीशन पे किस एक कहते हैं ना कि सेट ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़े? अरे भाई, जब मुझे मेरे वालिद ने इस काम पे लगाया था तो मेरा ज़ीरो इंटरेस्ट था यहाँ पे, सही है, मैं लग गया था। मैंने ऑफिस मेरे अब्बू ने मुझे खोल के दिया और उस पर बड़ी हमने मेहनत की, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल ज़ीरो था उसमें, मुझे था ही नहीं शौक। मेरा था यार मैं जब बस दोस्तों से मिलना है, कब ये टाइम ख़त्म होगा और मैं जाके दोस्तों से मिलूँगा।
तो और मेरे वाले साहब का टारगेट ये था कि इसको दोस्तों से मिलने नहीं देना। सही है। तो हम दोनों की इस पे होती रहती थी अक्सर ना, तो वो ज़ीरो इंटरेस्ट था इस काम का, कोई शौक नहीं था, कोई दिल नहीं था। लेकिन जब इस काम में करते गए तो फिर अब मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। तो जब वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेरा, तो फिर मैंने इसमें काम किया, फिर वो डॉक्यूमेंट्री आई, फिर मुझे और शौक चढ़ा कि नहीं यार अब कुछ और अच्छा करना है, अब कुछ और अच्छा करना है। उसके बाद फिर वहाँ से शुरू हुए, काम किया। उसके बाद फिर क्लाइंट्स बन गए, क्लाइंट्स बनने के बाद उनके साथ अटैचमेंट रही। फिर इस तरह जब अभी आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे अपने आप को मैंने साथ जिस तरीके से बचपन में बच्चों को सिखाया जाता है या पूछा जाता है कि बड़े होके क्या बनना, आपका क्या शौक रहा था? मुझे पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने का बहुत शौक था। और मैं लिटरली उसके लिए बहुत दिल से, मैं किसी चीज़ के लिए मैंने मेहनत की अपनी ज़िंदगी में। इस काम से पहले तो वो मैंने आर्मी ज्वाइन करने के लिए बहुत मेहनत की है। बट ये कि मैं सुबह 7 बजे उठ के जाता था और रनिंग करता था। सही है, मुझे वो होता है 1.2 किलोमीटर्स आई गेस, या 1 माइल होता है आर्मी के जो टेस्ट रनिंग होती है। तो वो मैं कोशिश करता था कि उसको 6 मिनट में पूरा करूँ। सुबह जाता था और मैंने कर भी लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैं कर ही नहीं पाया अप्लाई, क्योंकि मेरा शायद अल्लाह ने यहाँ पे लिखा हुआ था, अप्लाई ही नहीं कर पाया था उसमें। वो कुछ इशूज़ आ गए, फिर उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में मेरे पेपर्स एक्सटेंड हो गए, उसके बाद फिर मैं अप्लाई कर ही नहीं सका इस फील्ड में। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारी जो यूथ है, अभी रिसेंटली मैं एक इवेंट में, फैमिली इवेंट था, तो मैं मिला अपनी कज़न से, तो उसने बताया कि यार वो किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री कोर्स कर रही है। तो मैंने उससे बोला कि भाई ये तो बताओ कि जॉब शॉप करनी है कि डायरेक्ट शादी करनी है। तो कहती नहीं यार जॉब करनी है। तो मैंने फिर पढ़ क्यों रही हूँ, मतलब पढ़ना ज़रूरी है, अब ये डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। और ये पहले ही ये कहावत थी, अब ये चीज़ हकीकत है। और आप इस चीज़ को मुझे नहीं पता कि वो अब डिनाई करें या इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है और आपके पास एक डिग्री है तो उसका फ़ायदा नहीं। इट्स यूजलेस। आज के दौर में मैं भी कहूँगा कि इट्स यूजलेस कि अगर आपके पास डिग्री है और आपके पास स्किल सेट नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ कोट भी करना चाहूँगा आज़ाद चाय वाला को, कि वो एक बहुत बड़ी अच्छी बात करते हैं कि आपकी डिग्री आपको कमा के नहीं देगी, आपका स्किल सेट आपको कमा के देगा। तो जितने भी मैं तो कहूँगा यूथ है, उनको आज मैं अपनी इस चीज़ के ऊपर फोकस करने को कहूँगा कि अपनी डिग्री के साथ साथ अपने स्किल सेट को भी आगे बढ़ाएं और अपने नए स्किल सीखें कि जिसमें है, जैसे कि अभी आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, मैं जेन्युइनली कहूँगा अपने यूथ से कि इसके ऊपर काम करें। दिस इज द समथिंग दैट विल गोना चेंज द वर्ल्ड इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। बिल्कुल हकीकत है। और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, आप सीखते रहें। और ये ना बोले कि हमें सिखाने वाला कोई नहीं है। आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब बेस्ट टीचर है, अब तक बेस्ट टीचर है, आपको हर चीज़ सिखा सकता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से सीखता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से ही सीख के इस फील्ड में जो मुझे काम आई है। अब तो हमारे अगले चंद पॉडकास्ट में से एक पॉडकास्ट इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे कराची में ही एक बहुत अच्छा इदारा है कि जो एआई के ऊपर मैं कहता हूँ बेमिसाल अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। और वो अब जो खिदमत सर अंजाम दे रहा है उसको सिखा भी रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऑनलाइन सिखा रहे हैं, they have a proper place where a person can go register themselves and can learn that course, that specific skill set and can earn. तो मेरे ख्याल में it's something that one should focus on. बिल्कुल हकीकत है, होना चाहिए। साथ अख्ताम से पहले मैं चाहूँगा अपने व्यूअर्स को आप कुछ मैसेज देना चाहें, क्योंकि मेरे लिए तो मैं सच में कहूँगा, फिर से कहूँगा ये बात कि ये छोटे पैकेट में इतना बड़ा पटाखा है कि मैं चाहूँगा कि ये खुल के आप लोगों के सामने आए। इनके साथ हम एक आध पॉडकास्ट और भी इंशाल्लाह लाइनअप जरूर रखेंगे। साथ एट दी एंड अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल मैं मैसेज देना चाहूँगा और बहुत ज़रूरी मैसेज देना चाहूँगा। वो ये कि हमारी जो मेरी एज ग्रुप के जो लड़के होते हैं ना, उनकी कोशिश होती है कि यार बस एंजॉय करें ज़िंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एंजॉयमेंट चाहिए। तो बिल्कुल करें, एंजॉयमेंट करने से कोई मना नहीं है, एंजॉयमेंट आप करें। लेकिन जो आप काम करें, अच्छा काम से घबरा जाते हैं, काम नहीं होता यार, काम नहीं हो रहा, काम किस तरह से होगा। आप काम करें, कोई भी आप काम कर रहे हैं ना, उसमें ये नहीं सोचें कि यार ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पास हो जाऊँगा, ये काम जो है मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। काम इसलिए करें, काम में सिर्फ आप कोशिश करें। इंसान के हाथ में अल्लाह ताला ने आमिर भाई सिर्फ कोशिश दिया,
कोशिश के अलावा इंसान कुछ नहीं कर सकता। बेशक, कोशिश बेशक। जितनी ज़्यादा करेगा इंसान, वो इंसान उतना ही कामयाब होगा। मेरी अपनी मिसाल है, मेरे घर वालों को लगता था मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मैंने सिर्फ कोशिश की है। मैंने तीर नहीं मारा, मैंने कोई डॉक्यूमेंट्री बना के बड़ा काम नहीं किया। मैंने सिर्फ कोशिश की और कोशिश करता रहा। अल्लाह से मदद मांगे और अपनी कोशिश पूरी करें। सही। ऐसा हो नहीं सकता आप नाकाम हो जाए। चलें, बहुत ज़बरदस्त। आप लोगों के सामने एक बड़े ही यंग जर्नलिस्ट मौजूद थे। मैं इन्हें जर्नलिस्ट ही कहूँगा क्योंकि ये इन फ्यूचर आपको ऐसी किसी ही पोस्ट पे नज़र आने वाले हैं इंशाल्लाह। हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। साथ इसी के साथ आज के पॉडकास्ट से इख्तिताम करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दिस इज़ आमिर इस्माइल साइनिंग ऑफ फ्रॉम मास्टर शॉप पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।